हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास एक प्रैक्टिस क्लास होगी और इस क्लास में कुछ सेंटेंसेस होंगे और प्रत्येक सेंटेंस में एक एक एरर होगा। हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे और जो एरर होगा वो नाउन से संबंधित होगा। तो सबसे पहले मैं आपको उन सेंटेंसेस को दिखा देता हूँ जो इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके उन सेंटेंसेस को पहले खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद जब मैं वन बाय वन इन सेंटेंसेस को सॉल्व करूँ, अर्थात मैं इनमें जब एरर को फाइंड आउट करूँ तो आप उससे मैच कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम जिन सेंटेंसेस को जो है करेक्ट करने वाले हैं वो सेंटेंसेस ये हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं या इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लिया होगा और उनको सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए अब मैं इन सेंटेंसेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रत्येक सेंटेंस में क्या एरर है और हम उस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और अगर एरर है तो हम उसको उसकी जगह पे क्या वर्ड आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, जो एरर होगा वो नाउन से संबंधित होगा। तो चलिए, पहला सेंटेंस है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इन हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखिए, हैव्स और हैव्स नॉट का मतलब होता है सक्षम लोग और वो लोग जो सक्षम नहीं है। तो हैव्स का मतलब होता है सक्षम और हैव्स नॉट का मतलब जो सक्षम नहीं है। ठीक है, तो हैव्स और हैव्स नॉट। तो इस वर्ड को देखिए, इसमें हैव के साथ एस लगाकर ये वर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है सक्षम लोग, और ये वर्ड है हैव्स नॉट, इसका मतलब है जो लोग सक्षम नहीं है। तो देखिए, इसको एस लगा के प्लूरल बनाया गया है, लेकिन अगर इसके साथ नोट लगा हुआ होगा तो इसका जो प्लूरल बनाएंगे आप, तो क्योंकि नोट पे स्ट्रेस आ रहा है तो जो एस है ना, इसको हम नोट के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे जो ये हैव्स नॉट है, इसकी जगह होना चाहिए था हैव नॉट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। देखिए, ये जो वर्ड है ना आयरन, इसके दो मतलब होते हैं। आयरन मीन्स लोहा होता है, और अगर इसके साथ एस लगा दिया जाए आयरन्स, तो इसका मतलब हो जाता है चेन्स। ठीक है, चेन्स, बेड़ियाँ, जिसको इंग्लिश में फैटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, शैकल्स बोलते हैं। तो भाई जज ने ऑर्डर दिया कि जो एक्यूज्ड है उसकी जो आयरन है वो रिमूव कर दी जाए। तो आयरन्स का मतलब लोहा, तो रिमूव करने के लिए जज ने नहीं कहा होगा, जज ने तो उसकी चेन्स जो है, उसकी जो बेड़ियाँ हैं उनको रिमूव करने के लिए कहा गया होगा। तो यहाँ पर जो आयरन वर्ड है ना, इसको आयरन नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था आयरन्स। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आई नीड सम मनी टू बाई अनदर स्पेक्टिकल्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वर्ड है स्पेक्टिकल्स, इसको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ हमेशा हम एस लगाते हैं। इसके अलावा ट्राउजर्स हो गया, और स्पेक्टिकल्स हो गया, और प्लायर्स हो गया, पिंचर्स हो गया, जीन्स हो गया। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जो है जिसके साथ एस लगा होता है और जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं की जाती, इनके साथ ए एन मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल्स है वो भी यूज नहीं की जाती। इनके साथ अगर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन। ठीक है, तो मैं इसके बाद जो वर्ब लगाऊंगा वो आर यूज़ करूँगा, ना कि इज। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो वर्ड्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, शूज़ हुआ, ठीक है, उसके बाद जीन्स हुआ, उसके बाद प्लायर्स हुआ, पिंचर्स हुआ, तो बाइनोकुलर्स हुआ। ठीक है, ग्लासेस हुआ, जैसे ग्लासेस का मतलब भी चश्मे होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अगर हमें इनके द्वारा सिर्फ एक सिंगल आइटम को दर्शाना होता है, मतलब इनको अगर हमें सिंगुलर बनाने की ज़रूरत हो, तो हम इनसे पहले ए पेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें इनकी कोई पर्टिकुलर यूनिट का दिखानी हो, पर्टिकुलर यूनिट शो करनी हो, तो हम पेयर वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे स्पेक्टिकल्स के 2 आइटम्स के बारे में बताना है तो मैं लिखूँगा 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स।
ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स, मैं ये लिखूँगा। लेकिन स्पेक्टेकल्स को मैं स्पेक्टेकल्स ही लिखूँगा। इस प्रकार अगर मुझे तीन जो है इसके यूनिट दिखानी है तो मैं कहूँगा 3 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स। अगर मुझे इसकी एक ही पेयर दिखाना है, मतलब एक ही यूनिट दिखानी है, तो मैं कहूँगा 1 पेयर ऑफ 1 पेयर। ठीक है, अब हम पेयर लिखें क्योंकि यहाँ पे 2 था तो पेयर्स 3 पेयर्स, लेकिन 1 लिखेंगे तो पेयर, 1 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल। ठीक है, लेकिन लिखेंगे स्पेक्टेकल्स, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे ये एरर है कि जो स्पेक्टेकल्स लिखा हुआ है इसके साथ हमें वर्ब वगैरह तो कुछ यूज नहीं करनी है, वर्ब तो लगानी नहीं है। लेकिन इससे पहले ये अनदर वर्ड है, देखिए। तो अनदर जो वर्ड होता है इस डिटर्मिनर के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा अनदर बुक, अनदर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके ये जो नाउन है ना अनदर के बाद वो हम प्लूरल नहीं कर पाएंगे, हम प्लूरल नाउन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ अनदर बुक्स तो गलत हो जाएगा, अनदर स्टूडेंट्स तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो अनदर वर्ड है इसके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होता है, हमें सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है। अब अनदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद ये नाउन तो प्लूरल है। तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेक्टेकल को सिंगुलर बनाने की। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं ना, जैसे स्पेक्टेकल्स हुआ, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ठीक है, ग्लासेस, तो ये जो नाउन्स हैं इसको अगर आप इस तरह से ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप पेयर वर्ड का यूज़ करेंगे, पेयर। ठीक है, अब पेयर वर्ड यूज होगा तो ये हो जाएगा अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। तो यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लिखना पड़ेगा, अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि डिटर्मिनर सिंगुलर है, इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है ये प्लूरल है, तो ये तो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा। तो इनको एग्री करने के लिए, इनको आपस में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें ये फ्रेज यूज़ करनी पड़ेगी इनके बीच में। नेक्स्ट देखिए ज्वेलरीज। देखिए ज्वेलरी, सीनरी, पोइट्री, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये सिंगुलर ही लिखे जाते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे गलत है, ज्वेलरी, इसकी जगह हम लिखेंगे ज्वेलरी। ठीक है, इसी प्रकार से पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है। इसी प्रकार से सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। इसी प्रकार से ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होता है। तो यहाँ पे ज्वेलरी में मिस्टेक है। आगे देखिए आई क्लेम्ड डैमेज अगेंस्ट हिम। देखिए डैमेज जो वर्ड होता है ना ये 2 तरह से यूज होता है, एक तो होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस। ठीक है, डैमेज का मतलब होता है नुकसान और डैमेजेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ओके, अब जोन सा भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग चाहिए, उस मीनिंग के लिए आप जो है करेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लेम किया उसके खिलाफ। अब उसके खिलाफ अगर मान लीजिए मैं किसी पर्सन के खिलाफ क्लेम करूँगा तो मैं नुकसान का तो क्लेम थोड़ी करूँगा भाई, मेरा कोई नुकसान करे, मैं तो क्षतिपूर्ति का क्लेम करूँगा। मान लीजिए मेरा कोई पर्सन कोई नुकसान कर देता है तो मैं तो उससे हर्जाना मांगने का क्लेम करूँगा, क्षतिपूर्ति का क्लेम करूँगा। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आना चाहिए ना, ये डैमेजेस आएगा। ठीक है ना, डैमेजेस। तो इस वर्ड में मतलब ये जो डैमेज जो वर्ड है इसके साथ अगर आप एस लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और अगर एस नहीं लगाएंगे डैमेज लिखेंगे तो इसका मतलब होगा नुकसान। चलिए इसका एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। जैसे देखिए द बम्ब कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेजेस टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स। देखिए जो बम था, जो मान लीजिए कहीं पे बम फट गया और जो बम था वो कारण बना, किसका कारण बना, एक्सटेंसिव डैमेज का। ठीक है, और किसके एक्सटेंसिव डैमेज का, उसने क्या डैमेज कर दिया, सराउंडिंग बिल्डिंग्स को, जो आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उनको डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे डैमेज का हमें क्या मीनिंग चाहिए, मतलब हम यहाँ पे डैमेज किस सेंस में हमें यूज करना है। भाई डैमेज के तो 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है डैमेज का अर्थ क्या होता है, नुकसान, और एक होता है क्षतिपूर्ति। अब क्षतिपूर्ति अगर हमें लिखना है तो फिर भाई इसके साथ हमें एस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हमें मीनिंग देखना है कि भाई इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस वर्ड की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो डैमेजेस है, देखिए बम जब कारण बनेगा किसी का तो वो क्षतिपूर्ति का तो कारण बनेगा नहीं। ठीक है ना, वो तो नुकसान का ही कारण बनेगा। तो नुकसान के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है डैमेज, अर्थात बिना एस के। तो यहाँ से हमें इस वर्ड को हटाना पड़ेगा और हमें डैमेज लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्मोकिंग।
देखिए, उसने मुझे सलाह दी, इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है, उसने मुझे सलाह दी भाई धूम्रपान छोड़ने की। ठीक है, गिव का मतलब होता है छोड़ना, तो सलाह देना, यहाँ पे ये वर्ब है, आप देख रहे हैं वर्ब है। अब जब वर्ब है ये, तो इसको जब आप यूज करेंगे एज ए वर्ब, तो ये जो वर्ड होता है ये एडवाइस नहीं होता है, ये होता है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क होता है। अगर आप ICE लिखते हैं तो ये नाउन होता है, और अगर आप ISE लिखते हैं तो ये वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद जब आप वर्ब यूज़ करेंगे तो आप जाहिर सी बात है यही वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस वर्ड की जगह होना था एडवाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, विलियम शेक्सपियर इज़ नोन फॉर हिज ड्रामास एंड मोर देन हिज पोइट्रीज। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे सीनरी हुआ और पोइट्री हुआ, ज्वेलरी हुआ। ठीक है, इनको हम जो है प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा ही एक वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पोइट्रीज़। तो यहाँ पे पोइट्रीज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था पोइट्री। ठीक है, पोइम्स को हम प्लूरल बना सकते हैं। देखिए, पोइम है, इसका प्लूरल बन जाएगा पोइम्स, लेकिन जो पोइट्री है इसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो कहीं भी अगर आपको पोइट्रीज़ लिखा मिले, ज्वेलरीज लिखा मिले, ठीक है, सीनरीज लिखा मिले, तो गलत वर्ड्स होते हैं, इनको हम ऐसे नहीं लिखते हैं। पोइट्री लिखा जाता है, ज्वेलरी लिखा जाता है, सीनरी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ही हैज़ बिकम ए लीजेंड इन द एनल ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। देखिए, एनल का मतलब होता है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड। तो ही हैज़ बिकम, वो बन गया है, ए लीजेंड, एक लीजेंड बन गया है। कहाँ पे बन गया है? मिलिट्री हिस्ट्री, जो सैनिक जो इतिहास था उसके रिकॉर्ड में। तो जब इस वर्ड का अर्थ जब रिकॉर्ड होता है तो इसको हम एनल्स लिखते हैं, एनल्स। ठीक है ना, ये प्लूरल होता है। आगे है, व्हाट विल यू डू विद द फोटोग्राफ्स ऑफ गैजिंग कैटल्स। देखिए, कैटल्स वर्ड कुछ वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, कैटल होता है। बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमें भले ही सिंगुलर लगें लेकिन वो प्लूरल होते हैं। उनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ की जाती है, जब भी हमें वर्ब यूज़ करनी पड़े तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही शब्दों में ये शब्द आता है कैटल। ठीक है, कैटल, देखिए कैटल हुआ, एडमिरल्टी हुआ, कैवलरी हुआ, ठीक है, योमनरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ठीक है, नोबिलिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ये लगते तो हमें सिंगुलर हैं लेकिन हम सिंगुलर इनको यूज नहीं करते हैं, इनके जो अर्थ होते हैं वो प्लूरल होता है। इनके बाद हमेशा हम प्लूरल फॉर्म, अगर हमें वर्ब लगानी पड़े तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कैटल और मुझे, अगर मैं आपसे पूछूँ इज और आर में से क्या लगाएंगे, तो इसके साथ जो है आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कैटल हुआ, एडमिरल्टी हुआ, नोबिलिटी हुआ, पोल्ट्री, यमनरी, पीजेंट्री, ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं ये प्लूरल होते हैं, इनके बाद प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अगर मान लीजिए अब ये कैटल मान लीजिए प्लूरल है, तो भाई हम अगर ये ऑलरेडी प्लूरल है तो हम इसके साथ एस लगा के क्यों प्लूरल बनाएंगे इसको। अगर आप इसके साथ जो है एस लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कैवलरी है, ठीक है, इन्फेंट्री है, अब जब ये पहले ऑलरेडी ही प्लूरल हैं तो आप इनके साथ अगर आप इस वाई को हटा के और फिर IES ऐड करते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही एरर्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे है कैटल्स में, हम कैटल्स नहीं लिखते हैं, अगर आप इसका एस हटा देंगे तो भी ये प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटल लिखेंगे। नेक्स्ट है, ऑल द 3000 वर्कर्स इन द फैक्ट्री वेंट ऑन एन इनफाइनाइट स्ट्राइक यस्टरडे। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, ग्रोस, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, लैक्स, लैक, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। अब इनकी कहानी क्या है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे पहले देखिए अगर न्यूमेरल मिले, इनसे पहले न्यूमेरल और इनके बाद में नाउन मिले, तो ये जो नाउन होगा ना ये तो प्लूरल होगा। और ये जो अब ये वर्ड जो लिखेगा ना आप, जिस 1000, 100 वगैरह ये लिखोगे, ये सिंगुलर ही लिखना है आपको। और यहाँ पे न्यूमेरल मिलेगा ही, जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है, तो इसको प्लूरल नहीं बनाना है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे न्यूमेरल ना हो, ठीक है,
और बीच में ऑफ प्रीपोजिशन हो तो आप इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3000 वर्कर है, तो यहाँ पे देखिए 1000 है, इससे पहले ये न्यूमेरल है 3, इसके बाद ये नाउन है जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो आप इस वर्ड को प्लूरल नहीं बना सकते, आपको इसको एस को हटाना होगा। हाँ, ये जो अगर ये 3 नहीं होता यहाँ पे तो हम लिख सकते थे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब देखिए प्लूरल हो गया, इसके बाद प्रीपोजिशन है, ये प्लूरल ही नाउन रहेगा। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इसको प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे पहले अगर न्यूमेरल है तो आप इसको प्लूरल नहीं बना पाएंगे। वी शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेस ऑफ ए गुड लाइफ। देखिए एथिक्स का मतलब होता है वैल्यूज़। ठीक है, मोरल जो वैल्यूज़ होते हैं उनको कहते हैं, और इसके ये सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब जब बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा मेक्स। नेक्स्ट द कैवलरी वाज एक्सरसाइजिंग ऑन सैलिसबरी प्लेन। देखिए अभी मैंने बताया था कि इन्फेंट्री हुआ, कैवलरी हुआ, कैटल हुआ, पोल्ट्री, पीजेंट्री, येमनरी, ठीक है, नोबिलिटी, एडमिरल्टी, ये जो शब्द होते हैं ये प्लूरल होते हैं, इनके बाद प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो कैवलरी है ये प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर। नेक्स्ट दिस इश्यूज मस्ट बी सेटल्ड इन द लॉ ऑफ कोर्ट। देखिए जो इशू वर्ड होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। इशू, एक तो हम लिखते हैं इशू, तो इशू के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है संतान और एक होता है मुद्दा। ठीक है, संतान जब होता है तो जैसे ऑफ स्प्रिंग, जब इसका मतलब संतान होता है तो ये अनकाउंटेबल होता है, और जब इसका मतलब मुद्दा होता है तो ये काउंटेबल होता है। जब इसका मतलब मुद्दा होता है और जब भाई इसको काउंट ही कर सकते हैं तो इसका जो प्लूरल फॉर्म अगर होगी तो वो हो जाएगा इश्यूज़। ठीक है, तो अब जब हमें इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई इश्यू को हम जो है दो अर्थों में यूज़ कर सकते हैं, एक तो संतान और एक मुद्दा, तो हम सेंटेंस पढ़ करके अभी पता भी लगा सकते हैं कि सेंटेंस में ये वर्ड किस मीनिंग के लिए यूज हुआ है। तो हमें देखना है, देखिए दीज इश्यूज़ मस्ट बी सेटल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। भाई ये जो इश्यूज़ हैं इनको कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब कोर्ट में ही जो है सेटल किया जाना चाहिए। अब संतान को तो सेटल किया नहीं जाएगा कोर्ट में तो भाई जो मुद्दे हैं उनको सेटल किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है मुद्दे। ठीक है, अब मुद्दे, यहाँ पे इसका मतलब आप मुद्दे मत मानिए, चलिए मुद्दा मान लीजिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मुद्दा। इश्यू लिख रखा है ना, तो हम जैसा लिख रखा है वैसा ही मान लेते हैं मुद्दा। अब देखिए इसका मतलब है मुद्दा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इससे पहले देखिए डिटर्मिनर प्लूरल लिख रखा है, तो प्लूरल डिटर्मिनर लिख रखा है तो इसको हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा और इसको हमें लिखना पड़ेगा इश्यूज़। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आई सा एन ओल्ड वुमेन हु वाज लुकिंग सो हेल्पलेस। मैंने एक जो है ओल्ड वुमेन देखी, ठीक है, हु वाज लुकिंग जो दिख रही थी, इतनी असहाय, दैट आई थॉट कि मैंने सोचा, दैट कि सी हैड नो इश्यूज़ कि उसके जो है इश्यूज़ नहीं है। अब भाई कोई भी बूढ़ी औरत है वो असहाय कब नज़र आएगी, वो असहाय तब नज़र आएगी जब मान लीजिए वो दिखेगी, भाई वो हम देख रहे हैं कोई बूढ़ी औरत है और वो बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रही है, तो हमें लगता है कि बस उसकी संतान या उसके बच्चे नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई मुद्दा होगा, उसका कोई मुद्दा नहीं होगा, भाई मुद्दा ही नहीं होगा तो कोई हेल्पलेस क्यों होगा। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड है ना, अब यहाँ पे ये संतान के लिए यूज हो रहा है, संतान की सेंस में। और हम जानते हैं कि अभी हमने देखा था कि संतान के लिए अगर आप इशू वर्ड यूज करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है तो भैया प्लूरल कैसे आ गया, तो इसको होना चाहिए था इश्यू। नेक्स्ट देखिए यू शुड नॉट पुट योर साइन दैट यू हैव नॉट रेड। देखिए ये साइन है, अब साइन को जो है साइन ये जो साइन है ना ये वर्ब होती है, इसको हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं और एज ए नाउन भी यूज़ करते हैं। जब वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो साइन ही होती है, सेकंड होती है साइंड और थर्ड भी होती है साइंड। ये तो भाई उसकी वर्ब की कहानी हो गई। और ये जो अगर नाउन के एज ए नाउन यूज़ होगा ये, तो इसका मतलब होगा चिन्ह। ठीक है ना, जैसे चिन्ह, जैसे कि ये चिन्ह हुआ, कई बार हम ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना, ये चिन्ह है तो ये मार्क, इनके लिए आप साइन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि यू शुड नॉट पुट योर साइन, कि भाई आपको अपने साइन नहीं करने चाहिए, दैट यू हैव नॉट रेड, जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसको साइन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए साइन जो है, ये जो साइन जो वर्ड है ना ये एज मतलब हस्ताक्षर के लिए जो है, तो जब साइन को आप हस्ताक्षर के लिए यूज़ करते हैं और वो भी नाउन के लिए आप हस्ताक्षर के सेंस में यूज़ करते हैं, नाउन
यहाँ पे हस्ताक्षर लिख देता हूँ मैं। हस्ताक्षर की सेंस में एज इन मतलब नाउन की तरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप साइन की हस्ताक्षर के लिए साइन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिग्नेचर ही यूज़ करना पड़ेगा, सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिग्नेचर। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखिए इक्विपमेंट्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ जो इसके साथ एस लगा हुआ है इसको हटा देंगे। नेक्स्ट है द एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस अथॉरिटीज़ व्हेन दे केम टू स्टॉप द इलीगल कंस्ट्रक्शन। देखिए जो मोब होती है वो ऑलरेडी एंग्री होती ही है। ये जो आप मोब वर्ड लिखोगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी भीड़ जो गुस्से में है, ठीक है ना। एंग्री वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये एंग्री फालतू में लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे इससे पहले। नेक्स्ट है सोन इज़ टू प्राउड ऑफ हिज रिच। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा है जिसके बाद हमें नाउन की ज़रूरत है। यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, जैसे मैं लिखता हूँ हिज फ्रेंड, ठीक है, तो ये इसके बाद ये नाउन है। अब मैं लिखता हूँ जैसे हिज पेन, तो ये देखिए इसके बाद नाउन है। मैं लिखता हूँ देयर कार, तो ये देखिए देयर के बाद ये कार नाउन है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे माई हुआ, आवर हुआ, देयर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब इनके बाद कोई ना कोई नाउन यूज़ किया जाता है, विदाउट नाउन इनको हम लिखते नहीं हैं। तो हिज लिखा हुआ है तो इसके बाद ये नाउन होना चाहिए था, लेकिन ये तो एडजेक्टिव, हम सब जानते हैं एडजेक्टिव है। हाँ, इस ये जो एडजेक्टिव है इसका आप नाउन बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ये बन जाएगा द रिच, ठीक है ना। फिर ये जो है अमीर लोगों को जो है दिखाएगा कि भाई इसका मतलब अमीर लोग, द रिच मीन्स अमीर लोग। लेकिन सोहन को प्राउड है बहुत ज़्यादा अपने, किस पर प्राउड है, हमें ये बताना है किस पर प्राउड है। तो ये बता रहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति को प्राउड किस पे होगा। अब वो चीज़ें जो ये शो कर रही हैं, जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं कि वो अमीर है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें, जैसे कार है, अच्छा सा एक बहुत अच्छा सा मोबाइल है, और टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये चीज़ें जो है मुझे ये शो करती है कि मैं काफ़ी रिच हूँ, अमीर हूँ। तो जो चीज़ें आप ये दिखाती हैं कि इस चीज़ को जस्टिफाई करती हैं, ये शो करती हैं कि आप रिच हैं, उन चीज़ों को कहा जाता है रिचीज़, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था रिचीज़। रिचीज़ का मतलब है वो चीज़ें जो ये दिखाती हैं कि आप अमीर हैं। नेक्स्ट द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द डेथ रेट हैज़ फॉलन डाउन। इस वर्ड को देखिए डेटाज को, कि डेटाज जो है प्लूरल फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे गलत है, ठीक है। गलत कैसे है, देखिए ये डेटम होता है, और डेटम जो वर्ड होता है ना, ये सिंगुलर होता है। जब हम डेटम का प्लूरल बनाते हैं तो इसका प्लूरल बनेगा डेटा, ठीक है, ये प्लूरल बन गया। तो फिर डेटा जब प्लूरल बनता है तो डेटा ऑलरेडी प्लूरल है, मान लीजिए ये ऑलरेडी प्लूरल है तो भाई इसके साथ एस क्यों लगाया गया है, तो यहाँ पे इसका एस को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। ये हम दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आयरन को हमें लिखना पड़ेगा आयरन्स, ठीक है। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए इंडियन जो फोर्स है वो जाना जाता है अपनी लॉयल्टी और अपनी इंटीग्रिटी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में। देखिए बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगा देते हैं ना, तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब वैसे तो होता है लोहा, ठीक है, लोहा। लेकिन अगर इसके साथ एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है चेन्स, ठीक है। एक गुड होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, ये एक एडजेक्टिव होता है। अगर इसके साथ आप एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सामान। इसी प्रकार से ये देखिए फोर्स वर्ड है, तो फोर्स को हम समझ लेते हैं। इसी प्रकार का वर्ड जो है फोर्स है, तो फोर्स अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बल, और अगर आप लिख देते हैं फोर्सेज तो इसका मतलब हो जाएगा सेनाएं, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है। हालांकि दोनों वर्ड सही हैं, फोर्स भी सही है, फोर्सेज भी सही है अपनी जगह, तो लेकिन हमें देखना है कि हमें सेंटेंस में कौन सा वर्ड चाहिए इनमें से। तो इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर, तो भाई जो इंडियन फोर्स हैं वो अपनी लॉयल्टी और इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। तो भाई भारतीय बल तो नहीं जाना जाता होगा, भारतीय सेनाएं जानी जाती हैं। तो इसको हमें सेनाएं, हमें यहाँ पे सेनाएं इस अर्थ में जो है ये वर्ड चाहिए। तो इस वर्ड को सेनाएं के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमें एस लगाना पड़ेगा, फोर्सेज। नेक्स्ट देखिए वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। देखिए ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले है नाउन, ये वुमेन, और सेम यही नाउन प्रीपोजिशन के बाद है। तो हमेशा कभी भी आप जो है प्रीपोजिशन देखें, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ अगर आप नाउन देख रहे हैं
तो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है, अगर वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद है, तो ये जो दोनों नाउन है ना, ये नाउन और ये नाउन, ये सिंगुलर होने चाहिए, हमेशा सिंगुलर होंगे ये। तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा वुमेन, और इसको भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा वुमेन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन है, ठीक है ना, और सेम यही नाउन प्रीपोजिशन के बाद है, तो ये जो नाउन है ना, दोनों ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शी वाज वियरिंग स्पेक्टेकल, बिकॉज जो है स्पेक्टेकल पहने हुए थी, सो शी वाज अनएबल टू सी द गैंगस्टर, इसलिए वो गैंगस्टर को नहीं देख पाई। दैट अटैक्ट हर लास्ट नाइट, जिस गैंगस्टर ने उस पर लास्ट नाइट जो है अटैक कर दिया। तो स्पेक्टेकल पहने हुए थी, तो स्पेक्टेकल देखिए, स्पेक्टेकल जो वर्ड है ना, ये भी दो अर्थों में यूज किया जाता है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा स्पेक्टेकल, एक तो मैंने लिखा स्पेक्टेकल और एक मैंने लिखा स्पेक्टेकल्स, ठीक है ना, दोनों वर्ड सही हैं, इनमें से एक भी वर्ड जो है वो गलत नहीं लिखा हुआ है, दोनों ही जो है मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। स्पेक्टेकल का मतलब होता है व्यू, या हम कह सकते हैं साइट, ठीक है, हिंदी में जिसको कहते हैं नज़ारा। लेकिन स्पेक्टेकल्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है चश्मा, ठीक है ना, चश्मा जो हम आंखों पे पहनते हैं उसको कहते हैं स्पेक्टेकल्स। तो अब हमें देखना है कि सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, तो वो भाई वो आगे कहा गया है कि वो लास्ट नाइट जो है उसके ऊपर एक गैंगस्टर ने अटैक कर दिया, वो उसको नहीं देख पाई। क्यों नहीं देख पाई? क्योंकि वो चश्मे पहनती है, तो चश्मे ही पहनती है, यही लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ये लिखेंगे वो नज़ारा पहनती है, ठीक है ना, ये तो उटपटांग मीनिंग निकलेगा इससे, तो स्पेक्टेकल से तो वो नज़ारा पहनती है, तो हमें तो ये मीनिंग चाहिए, यही यहाँ पे शूट करेगा। तो यहाँ पे जो स्पेक्टेकल है इसको हमें लिखना पड़ेगा स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट, दोज हु लिव ऑन सैंड आर यूज टू सच हीट ऑफ समर। देखिए, जो वो लोग जो सैंड पे रहते हैं उनको गर्मियों में गर्मी की आदत पड़ जाती है, ठीक है। अब इस वर्ड को देखिए, सैंड जो होता है इसका मतलब होता है रेत। अब और इसके साथ अगर आप एस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान। तो अब आप बताइए यहाँ पे हमें क्या वर्ड लगाना चाहिए? सैंड तो सही नहीं है, सैंड तो मतलब रेत पे रहते हैं, रेत पे तो दुनिया रहती है, छोटे बच्चे भी रेत पे खेलते हैं, क्या उनको गर्मी की आदत, क्या उनको जो है गर्मी में गर्मी की आदत हो जाती है? नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए था रेगिस्तान की साइंस में, तो ये होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे सैंड्स। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर्स ऑफ हिज ट्रांसफ़र हैज़ बीन इश्यूड बाय द अथॉरिटी। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है ये, ठीक है ना, ये वर्ब है और वर्ब भी कैसी है, ये सिंगुलर है। इससे पहले ये इसका सब्जेक्ट है, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट में क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले ये नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीपोजिशन से अगर पहले भी नाउन हो और बाद में भी नाउन हो तो क्या करना है, अगर सेम यही नाउन जो है यहाँ लिखा हुआ है तो दोनों सिंगुलर आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अलग अलग नाउन लिखे हुए हैं, यहाँ ऑर्डर है और यहाँ ट्रांसफ़र है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग नाउन है। तो अगर आप कोई प्रीपोजिशन देख रहे हैं और प्रीपोजिशन से पहले नाउन है यहाँ पे और इसके बाद भी नाउन है और ये दोनों नाउन डिफरेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, दोनों नाउन अलग अलग हैं। तो जिसके बाद जो वर्ब आएगी ना, ये वर्ब जो है इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए हैज़ बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर है लेकिन इसका वास्तविक जो सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आनी चाहिए वो क्या है, वो है ये नाउन ऑर्डर्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, है वो। आगे देखिए, ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। देखिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं लैंग्वेजेस, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है कि भाई यद्यपि वो कई सालों से जो है यद्यपि वो लगभग 1 साल से जो है इंग्लिश की स्टडी कर रही है, लेकिन वो अभी तक जो है अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे हैं उसने। अब इंग्लिश की स्टडी कर रही है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कौन क्या क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं ना, इनको ही अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। तो कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे, अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस चाहिए या ये अल्फ़ाबेट्स चाहिए, लेटर्स चाहिए?
भाई यहाँ पे कहा गया यद्यपि उसने यद्यपि जो है ना वो 1 साल से भी मतलब 1 साल से लगभग वो इंग्लिश पढ़ रही है, इंग्लिश की स्टडी कर रही है, लेकिन उसने अभी अल्फ़ाबेट्स भी नहीं सीखे। अब किसके अल्फ़ाबेट्स सीखने की बात कही गई होगी, आप क्या सोचते हैं? भाई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की बात कही गई होगी। भाई वो 1 साल से इंग्लिश पढ़ रही है लेकिन अभी तक उसको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है, यही कहना चाह रहा होगा। अब अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे जो ये वर्ड है इसको सिंगुलर होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर आर इमोर्टल। अब यहाँ पे देखिए ये वर्क है, वर्क को हम दो जो है मीनिंग में यूज करते हैं। वर्क, वर्क का मतलब होता है, एक तो होता है वर्क का मतलब, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, एक तो होता है वर्क का मतलब कार्य, ठीक है, ये तो होता है अनकाउंटेबल, और एक होता है वर्क, वर्क्स, इसका मतलब होता है रचनाएं, ये होता है काउंटेबल। ठीक है, अब आप देख लीजिए इस सेंटेंस में हमें कौन सा वर्ड चाहिए। भाई विलियम शेक्सपियर के कार्य इमोर्टल हैं या विलियम शेक्सपियर की रचनाएं इमोर्टल है? तो विलियम शेक्सपियर के कार्य तो इमोर्टल नहीं होंगे। तो विलियम शेक्सपियर तो पता नहीं क्या क्या कार्य करता होगा, तो खाना भी खाता था, क्या वो इमोर्टल है? विलियम शेक्सपियर तो घूमता भी था, क्या उसका घूमना इमोर्टल है? नहीं। हमें यहाँ पे ये बताना चाहता है कि विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा है उसकी जो रचनाएँ हैं वो इमोर्टल हैं। तो यहाँ पे जो वर्क वर्ड है इसको होना चाहिए था वर्क्स। नेक्स्ट है आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स टू डू। मैंने उससे निवेदन किया कि मुझे डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मेरे पास करने के लिए उस दिन जो है काफ़ी कार्य था। अब काफ़ी कार्य था, यहाँ पे सेंस आ रही है कार्य की, तो वर्क को जब आप कार्य के लिए यूज़ करेंगे तो ये एस नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जो वर्क है आपको यहाँ पे लिखना है वर्क। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के सेंटेंसेस, आपके कितने सेंटेंस सही हुए अपने आप को एक बार असेस करके देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।